हेलो फ्रेंड्स, लैटिन स्पेस में आपका स्वागत है। हम सतीश चंद्र की बुक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने और 2 वीडियोस बनाई हुई हैं अध्याय 1 की। आप इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं ताकि ये वाली वीडियो आपको और समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2। उत्तर भारत और दक्कन, 3 साम्राज्यों का युग। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक बड़े राज्य पैदा हुए। यानी 7वीं सदी में हर्ष की शुरुआत हुई, हर्ष का पतन हुआ जब उत्तर भारत और दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक बड़े राज्य पैदा हुए यानी बने। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य और हर्ष के साम्राज्य के समान कोई भी राज्य गंगा की पूरी वादी को अपने नियंत्रण में लाने में सफल नहीं रहा। गंगा की वादी की जनसंख्या और दूसरे संसाधन ही वे आधार थे जिनके सहारे गुप्त राजाओं और हर्ष ने अपना नियंत्रण गुजरात पर स्थापित किया था, जो अपने समृद्ध बंदरगाहों और निर्मित वस्तुओं के कारण विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। मालवा और राजस्थान गंगा वादी और गुजरात के बीच की अनिवार्य कड़ी थे। उत्तर भारत में किसी भी साम्राज्य की भौगोलिक सीमा इस प्रकार निरूपित होती थी कि दक्षिण भारत में चोल कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा को अपने नियंत्रण लाने में भी सफल रहे। दक्षिण भारत में उनके वर्चस्व का आधार यही था। ईस्वी 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत में दक्कन में जो बड़े बड़े राज्य उत्पन्न हुए थे, पाल साम्राज्य जिन्हें कह सकते हैं, जो 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत पर छाया रहा यानी बने रहे। प्रतिहार साम्राज्य जो 10वीं सदी के मध्य तक पश्चिम भारत और गंगा की ऊपरी वादी पर राज्य करता रहा, और राष्ट्रकूट साम्राज्य जो दक्कन पर राज्य करता रहा तथा विभिन्न कालों में उत्तर भारत के इलाकों को भी नियंत्रित करता रहा। हालांकि ये साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, फिर भी बड़े बड़े क्षेत्रों में स्थिर जीवन की परिस्थितियां प्रदान की। कृषि का विस्तार किया, तालाबों और नहरों का निर्माण कराया तथा कला और साहित्य को संरक्षण भी प्रदान किया, जिनमें मंदिर भी शामिल थे। तीनों में राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबा चला। यह अपने काल का सबसे शक्तिशाली पावरफुल साम्राज्य नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों में भी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक ठोस पुल का काम किया। उत्तर भारत में वर्चस्व का संघर्ष कब और कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। हर्ष की मृत्यु के बाद का काल राजनीतिक अवस्था का काल, अव्यवस्था का काल था, यानी उस समय राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने कुछ समय तक पंजाब को अपने नियंत्रण में रखा। उसका नियंत्रण कन्नौज पर भी रहा, जिससे हर्ष के दिनों से ही उत्तर भारत में प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता था। आगे चलकर यह स्थिति दिल्ली की भी हो गई। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब गंगा की ऊपरी वादी तथा उसके व्यापार और समृद्धि कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना भी था। ललित आदित्य ने बंगाल तथा गौड़ पर भी हमला किया
और उसके शासक को मार डाला। पर पाल और गुज्जर प्रतिहार वंशों के उदय के साथ साथ उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई। पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के क्षेत्र पर नियंत्रण लिए आपस में टकराते रहे, लड़ते रहे। इस क्षेत्र में भी बहुत संसाधन थे, समृद्ध संसाधन थे तथा साम्राज्य से संबंधित अपनी सुविकसित परंपराएं भी थी। दक्कन के राष्ट्रकूटों से भी प्रतिहारों का टकराव होता रहा। पाल साम्राज्य की स्थापना संभवतः 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, जब उस क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को समाप्त करने के लिए अग्रणी व्यक्तियों ने उसे राजा चुन लिया। यानी उस क्षेत्र में जब अराजकता समाप्त करने के लिए क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों ने उसे चुना था उस समय। शाही परिवार तो दूर, जो गोपाल जी थे वे शाही परिवार तो उन्हें नहीं कह सकते और ना ही किसी ऊंचे परिवार में भी जन्मे थे, और उसके पिता संभवतः एक सैनिक थे। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध, जिसे बिहार कहते हैं, मगध तक को अपने अधीन में ले लिया। 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने 810 ई तक शासन किया। कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों और प्रतिहार राष्ट्रकूटों का त्रिपक्षीय संघर्ष उनके शासनकाल का मुख्य तत्व कह सकते हैं था। प्रतिहार राजा गौड़ यानी बंगाल पर चढ़ आया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके पहले ही प्रतिहार राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हरा दिया और राजस्थान के रेगिस्तान में शरण लेने के लिए बाध्य हो गया। फिर ध्रुव दक्कन लौट आया। इसके कारण धर्मपाल के लिए मैदान खाली हो गया, यानी उसके लिए जगह बच गई। उसने कन्नौज पर कब्जा किया और एक शानदार दरबार लगाया, जिसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि के शासकों ने भाग लिया। कहा जाता है कि धर्मपाल का शासन भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की आखिरी हद तक में फैला हुआ था और संभवतः मालवा बरार भी उसमें शामिल थे। स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में शासकों ने धर्मपाल की अधिराज्य स्वीकार कर ली थी, यानी उन्हें राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था, अधिराज्य। धर्मपाल का विजय काल 790 से 800 के ईस्वी के बीच माना जाता है। लेकिन धर्मपाल उत्तर भारत में अपनी सत्ता को स्थायी नहीं बना सकता। नागभट्ट द्वितीय के काल में प्रतिहारों की शक्ति का दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से पनपा। धर्मपाल पीछे हटा मगर मुंगेर के पास हरा दिया गया। बिहार और आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश, पालों और प्रतिहारों के बीच टकराव का कारण रहा। हालांकि बंगाल के अलावा बिहार भी अधिकतर पालों के ही नियंत्रण में था। उत्तर में मिली असफलता ने पाल शासकों को दूसरी दिशा में प्रयास करने के लिए बाध्य किया। धर्मपाल का बेटा देवपाल 810 ई में गद्दी पर बैठा और उसने 40 वर्षों तक शासन किया। उसने अपना नियंत्रण प्रागज्योतिषपुर, जिसे असम कहा गया, और उड़ीसा के कुछ भागों पर भी स्थापित किया। संभवतः नेपाल का एक भाग भी पालों के अधीन यानी उनके अंदर आ चुका था। इस तरह 8वीं सदी के मध्य से लेकर
9वीं सदी के मध्य तक लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल राजाओं का वर्चस्व रहा। उनका वर्चस्व ही छाया रहा, उनका ही राज रहा। कुछ समय तक उनका नियंत्रण बनारस तक फैला हुआ था। उनकी शक्ति की गवाही सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर ने दी है। यानी यह बात अरब सौदागर सुलेमान के द्वारा जानकारी दी गई है, जो 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था और उसने यहाँ का वृत्तांत लिखा है। वह पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षेप कहता है। इसके अनुसार पाल राजा का अपने पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से युद्ध चलता रहता था, पर उसकी सेना उसके विरोधियों की सेना से अधिक थी। वह हमें बतलाता है कि 50,000 हाथियों की सेना लेकर चलना पाल का कायदा था और उसकी सेना में 10,000 से 15,000 व्यक्ति कपड़ों की सफाई और धुलाई में थे। अगर इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति हो तो भी हम मान सकते हैं कि पालों के पास एक बड़ी सेना थी। यानी हम अगर इसे कहें कि ये बढ़ा चढ़ा कर, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पालों के पास एक बड़ी सेना थी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक विशाल सेना स्थायी सेना थी या उनकी अधिकतर सामंतों पर आधारित सेना थी। पालों के बारे में तिब्बती वृत्तांत की सूचना के द्वारा हमें पता चलता है कि ये 17वीं सदी में लिखे गए थे। इनके अनुसार पाल शासक बौद्ध ज्ञान और विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे। पूरे पूर्वी जगत में प्रसिद्ध रह चुके नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने प्रोत्थान किया और उसका खर्च पूरा करने के लिए उसने 200 गांव अलग कर दिए। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, जिसकी प्रसिद्धि नालंदा से कुछ ही कम थी। यह मगध में गंगा के किनारे मनमोहक वातावरण के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था, स्थित था। पालों ने अनेक विहार बनवाए जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी संख्या रहती थी। तिब्बत से भी पाल शासकों के गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। यानी तिब्बत से भी पाल शासक जो थे उनका गहरा सांस्कृतिक संबंध था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों शांतरक्षित और दीपांकर उर्फ अतिश को तिब्बत निमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप को प्रचलित किया। फलस्वरूप अनेक तिब्बती बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा विक्रमशिला आए। यूं तो पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, पर शैव और वैष्णव मतों को भी उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या को, जो भागकर बंगाल पहुंचे थे, दान दिए। उनकी आबादी के कारण पश्चिम बंगाल में तिब्बत से भी पाल शासकों के गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या को, जो भागकर बंगाल पहुंचे थे, दान दिए। उनकी आबादी के कारण पश्चिम बंगाल में कृषि का प्रसार हुआ तथा अनेक पशुपालक और खाद्य संग्राहक समुदाय स्थायी रूप से बसकर खेती करने लगे। बंगाल की बढ़ती समृद्धि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों अर्थात बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया के देश बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने में भी सहायक है।
दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार बहुत लाभदायक था, जिससे पाल साम्राज्य की समृद्धि में बढ़ोतरी हुई। इन देशों के साथ व्यापार के कारण बंगाल में सोना चांदी का भंडार भी बढ़ा। शैलेंद्र शासक जो बौद्ध थे तथा मलाया, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर राज्य करते थे। उन्होंने पालों के दरबार में अनेक राजदूत भेजे। उन्होंने नालंदा में एक मठ बनाने की भी अनुमति मांगी तथा उसके रखरखाव के लिए पाल राजा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना भी की। यह प्रार्थना मान ली गई। इसे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध का पक्का सबूत माना जा सकता है। इस काल में फारस की खाड़ी के क्षेत्र के साथ भी व्यापार बढ़ा। प्रतिहार। लंबे समय तक कन्नौज पर शासन करने वाले प्रतिहारों को गुज्जर प्रतिहार भी कहते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे गुज्जरों के वंशज थे, यानी प्रतिहार को कहा गया है कि वो गुज्जर के वंशज थे। जाटों की तरह घुमक्कड़ पशुपालक और योद्धा भी थे। प्रतिहारों ने मध्य और पूर्वी राजस्थान में अनेक राजवाड़े स्थापित किए। मालवा और गुजरात पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूटों से वे टकराते रहे और बाद में कन्नौज के लिए भी, जिसका मतलब गंगा की घाटी पर नियंत्रण पाना था। प्रतिहारों की राजधानी पहले भनिमाल में थी। उन्हें नागभट्ट प्रथम के काल में प्रमुखता मिली। नागभट्ट प्रथम के समय में उन्हें उसकी प्रमुखता मिली। नागभट्ट ने सिद्ध के अरब शासकों का जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब आदि पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, जमकर विरोध किया। उन्होंने अब गुजरात की ओर तेजी से बढ़े, पर गुजरात के चालुक्य राजा के हाथों 738 में उनकी निर्णायक पराजय हुई। हालांकि छोटी छोटी अरब घुसपैठें जारी रहीं, पर उसके बाद अरब वास्तविक खतरा नहीं रह गए, यानी वो खतरे से बाहर थे। प्रतिहार राजाओं के गंगा के ऊपरी वादी और मालवा पर नियंत्रण फैलाने के आरंभिक प्रयासों को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोपाल तृतीय ने नाकाम कर दिया। राष्ट्रकूटों ने 790 ईस्वी में और 806 से 7 ईस्वी में प्रतिहारों को हराया, किंतु इसके बाद वे दक्कन लौट गए और पालों के लिए मैदान खुला छोड़ गए। संभवतः मालवा और गुजरात पर वर्चस्व रखना ही राष्ट्रकूटों का प्रमुख उद्देश्य था। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस वंश का महानतम शासक भोज था। यानी प्रतिहार साम्राज्य का अगर हम वास्तव में संस्थापक कहें और इस वंश का महानतम शासक कहें तो वो भोज था, जिसका नाम भोज था। भोज के आरंभिक जीवन या सत्तारोहण के समय के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया तथा 836 ई के आसपास कन्नौज को वापस जीत लिया, जो लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज ने पूरब में पांव फैलाने की कोशिश की, पर राजा देवपाल ने उसे हराकर आगे बढ़ाने से रोक दिया। फिर वह मध्य भारत, दक्कन और गुजरात की ओर मुड़ गया। इससे राष्ट्रकूटों के साथ प्रतिहारों का संघर्ष फिर से शुरू हो गया। नर्मदा किनारे हुई एक खूनी लड़ाई के बाद भोज मालवा के एक अच्छे खासे भाग पर और गुजरात के कुछ भागों पर अपना वर्चस्व बनाए
रखने में सफल रहा, पर दक्कन में वह आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए उसने फिर उत्तर की ओर अपनी निगाह घुमाई। एक शिलालेख के अनुसार राज्य सतलुज नदी के पश्चिमी तट पर फैला हुआ था। अरब यात्रियों से हमें पता चलता है कि प्रतिहार शासकों के पास भारत की सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब प्रदेशों के घोड़ों के आयात के अरब प्रदेश से घोड़ों का आयात भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण मद था। देवपाल के मरने और पाल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद भोज ने पूर्व में भी अपना साम्राज्य फैलाया। यानी जब देवपाल की मृत्यु हुई और पाल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो भोज ने पूर्व में अपना साम्राज्य फैला लिया। कथाओं में भोज का नाम बहुत ही मशहूर है। संभवतः आरंभिक जीवन में भोज के दुस्साहसी कार्यों, अपने खोए हुए साम्राज्य की धीरे धीरे पुनर्स्थापना और अंततः कन्नौज की पुनर्विजय ने उसे उसके समकालीनों की कल्पना में विशेष स्थान दिला दिया था। भोज विष्णु भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की, जो उसे कुछ सिक्कों पर भी अंकित मिलती है। यानी आदि वराह की उपाधि मिली और ऐसे ही उसके सिक्कों पर भी कुछ अंकित मिलता है। उज्जैन पर राज्य करने वाले भोज, यानी उज्जैन पर राज्य किया भोज परमार ने उसे भिन्न दिखाने के लिए उसे कभी कभी मिहिर भोज भी कहा गया। भोज की मृत्यु संभवतः 885 के आसपास हुई। उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। 908 से 9 तक राज्य करने वाले महेंद्र पाल ने भोज के शिलालेख भोज के साम्राज्य को कायम रखा तथा उसे मगध और उत्तर बंगाल तक फैलाया। उसके शिलालेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब और अवध में मिलते हैं। महेंद्र पाल ने कश्मीर के राजा से भी युद्ध किया, मगर उसे पंजाब का कुछ क्षेत्र सौंपना पड़ा जिसे भोज ने जीता था। इस तरह प्रतिहार आरंभिक नवीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक 100 वर्षों से अधिक काल तक उत्तरी भारत पर राज्य करते रहे। बगदाद का निवासी अल मसूदी, जो 915 से 16 ईस्वी में गुजरात में आया था, प्रतिहार शासकों की भारी शक्ति प्रतिष्ठा का तथा उनके साम्राज्य की विशालता का वर्णन करता है। शासकों वह गुज्जर प्रतिहार राज्य को अल जुज गुजरात का भ्रष्ट रूप कहते हैं जिसे कहता है, तथा राजा को बौर कहता है, जो संभवतः भोज की उपाधि आदिवरा का भ्रष्ट उच्चारण है। यानी भोज को आदिवरा की जो उपाधि मिली इसका संभवतः भ्रष्ट उच्चारण कहा गया। हालांकि भोज तब तक मर चुका था। अल मसूदी कहता है कि जुज साम्राज्य में 1,80,000 गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे तथा यह 2000 किलोमीटर लंबा और 2000 किलोमीटर चौड़ा था। राजा की सेना के 4 अंग थे और प्रत्येक में 7 लाख से 9 लाख सैनिक थे। उत्तर की सेना वह मुल्तान के बादशाह और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जो उसका साथ देते थे लड़ाई लड़ता है। दक्षिण की सेना राष्ट्रकूटों से लड़ती थी और पूर्व वाली पालों से। उसके पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित केवल 2000 हाथी थे, पर उसकी घुड़सवार सेना देश भर में सबसे बड़ी थी, श्रेष्ठ थी। प्रतिहार ज्ञान विज्ञान और साहित्य के संरक्षक भी थे। यानी ज्ञान विज्ञान और साहित्य के संरक्षक भी थे प्रतिहार। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पोते महिपाल के दरबार में थे। राजशेखर
जो महिपाल के दरबार में थे, जो कि भोज का पोता थे महिपाल। प्रतिहारों ने कन्नौज को भी अपने सुंदर भवनों और मंदिरों में सजा रखा था। 8वीं और 9वीं सदियों में अनेक भारतीय विद्वान दूतों के साथ बगदाद के खलीफा के दरबार में गए। इन विद्वानों ने अरब दुनिया को भारतीय विज्ञानों से और विशेषकर गणित, बीजगणित और आयुर्विज्ञान से परिचय करवाया। हमें इन दूतों को भेजने वाले भारतीय राजाओं के नाम से ज्ञात नहीं है, पर सिंधु के अरब शासकों ने प्रतिहारों की शत्रुता सबको पता थी। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वान और वस्तुओं का आवागमन जारी रहा। 915 और 918 ई के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तबाह करके रख दिया। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हुआ और संभवतः गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया, क्योंकि अल-मसूदी का कथन है कि समुद्र तक प्रतिहार साम्राज्य की पहुंच नहीं थी। गुजरात में देश व्यापार का गढ़ और भारतीय वस्तुओं को पश्चिम एशिया के देशों का भेजने वाला प्रमुख केंद्र था। इसलिए उसकी हानि से प्रतिहारों को एक धक्का लगा। 963 ई के आसपास एक और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा को हराया। उसके बाद से ही प्रतिहार साम्राज्य का तेजी से विघटन होने लगा। राष्ट्रकूट। उत्तर भारत पर जब पालों और प्रतिहारों का शासन था, तब दक्कन पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। यह एक उल्लेखनीय राजवंश था जिसने योद्धाओं और कुशल प्रशासकों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की। इस राज्य का संस्थापक दत्ती दुर्ग था, जिसने आधुनिक शोलापुर के पास मन्यखेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। जल्द ही पूरा उत्तर महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों के अधीन आ गया। जैसा कि हमने बताया, गुजरात और मालवा पर वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों से भी लोहा लिया। हालांकि उनके हमलों के कारण राष्ट्रकूटों साम्राज्य का गंगा की वादी तक प्रसार नहीं हो पाया, पर उन्हें लूट में भारी दौलत मिली और राष्ट्रकूटों की प्रसिद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट वेंगी यानी आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित के पूर्वी चालुक्यों के खिलाफ तथा दक्षिण में कांची के पल्लव और मदुरै के पांडवों के खिलाफ भी बराबर युद्ध करते रहे। राष्ट्रकूट राजा में गोविंद तृतीय 793 से 814 और अमोघ वर्ष 814 से 878 संभवतः सबसे महान थे। कन्नौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान और मालवा पर अधिकार कर लेने के बाद गोविंद तृतीय दक्षिण की ओर मुड़ा। शिलालेख हमें बताते हैं कि गोविंद ने केरल पांडव और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों का तो विनाश ही हो गया। कर्नाटक का गंग, जो शूद्रता के कारण असंतोष का पात्र बना, जंजीरों में जकड़ा गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। लंका के राजा और उनके मंत्री को, जो अपने ही हितों की उपेक्षा करने लगे थे, पकड़कर कैदियों के रूप में हालापुर लाया गया। लंका के स्वामी की 2 मूर्तियां मन्यखेत ला गईं और एक शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में लगा दी गईं।